स्टार्ट करते हैं धारा 49 से। अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए सीएमओ की शक्तियां और कर्तव्य कि जितने भी रिकॉर्ड रहेंगे नगर पालिका में, जितना भी कोई लिखा पढ़ी का काम रहेगा, चाहे वो ऑडिट की बात हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स की बात हो या कोई सलाह देनी हो, बात पूछनी हो, टेक्निकली वो हेल्प करेगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जितने भी वहां पर निर्वाचित या मनोनीत जो सदस्य हैं उनकी वो हेल्प करेगा एक तरह से। और भी इसमें उनकी ड्यूटी और पावर दे रखी है। जैसे मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा। जहां किसी नगरपालिका या उसकी किसी भी समिति की कोई कार्यवाही या संकल्प या अध्यक्ष का आदेश इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत हो। मान लो जो भी कोई कार्रवाई चल रही है या कोई संकल्प पारित हो गया। अब क्योंकि जो नगर पालिका में जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे कोई मनोनीत हो या निर्वाचित हो, उनमें एजुकेशन का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए ना हो सकता है कि वो लोग अनपढ़ भी हो उनमें, तो उनको पूरी बात समझाने का जो दायित्व है, भाई आपने नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं किया है, वो सारी चीजें जिम्मेदारी किसकी है? सीएमओ की है। इसलिए यहाँ पे ये बात लिख रखी है कि अध्यक्ष का आदेश इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत हो। वहां मुख्य नगरपालिका अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए विधि के सुसंगत उपबंधों को वर्णित करते हुए नगरपालिका या समिति या अध्यक्ष को सलाह दे। और नगरपालिका या समिति की बैठक की कार्यवाहियों में या अध्यक्ष के आदेश पर यह तथ्य अभिलेखित करें, रिकॉर्ड करें कि उसने ऐसी सलाह दे दी थी और तदुपरांत ऐसी कार्रवाइयां, संकल्प या यथास्थिति आदेश पर विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत करें। विसम्मति मतलब जो उन्होंने बात बोली उसके अनुरूप उन्होंने काम नहीं किया। सपोज करो समिति को, नगरपालिका को या अध्यक्ष को सीएमओ ने एक बात बोली, भाई ऐसे ऐसे आपको काम को करना है, ये इसका रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसने काम नहीं किया, तो क्या होगा वो आगे लिखा हुआ है। और ये सुनिश्चित करे कि ऐसा संकल्प या आदेश पारित होने या यथास्थिति ऐसी कार्रवाई हाथ में लेने के 7 दिवस के भीतर भीतर उस मामले को राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को संसूचित करे। अगर मान लो उसकी बात नहीं मानी, या मान लो ऐसा कोई उसके बताने के बाद में, सीएमओ के बताने के बाद में अगर मैटर वहां सोल्व नहीं हुआ, या मान लो उसकी बात नहीं सुनी, तो उसकी तुरंत सूचना वो उच्चस्थ अधिकारी को देगा। उच्चस्थ अधिकारी कौन होगा? या तो वहां का जो जिले का मेन हेड होगा नगर पालिका का, उसको देगा, या जैसे उप क्षेत्रीय निदेशक होता है उसको दे सकता है, या डायरेक्ट निदेशक को दे सकता है। ये मतलब कुल मिला के वो राज्य सरकार को सूचित करेगा कि यहाँ पर जो रूल रेगुलेशन है उसका उल्लंघन हुआ है। और ये इसमें टाइम पीरियड लिख रखा है कि 7 दिवस के भीतर भीतर ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ठीक। यदि सीएमओ उपधारा 2 जो जस्ट अपन ने पढ़ी है के अधीन उसके कर्तव्यों में जानबूझकर उपेक्षा करता है, मान लो सीएमओ खुद ही कर देता है, तो वह उस उपधारा में विनिर्दिष्ट प्रकृति की कार्यवाहियों, संकल्प या आदेश के परिणाम स्वरूप नगरपालिका द्वारा उपगत किसी भी हानि के लिए वो व्यक्तिगत मतलब वो खुद दायी होगा उस चीज का। जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई उस नियम की वजह से, मान लो 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो वो नुकसान का भोगी कौन होगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा, ना कि नगरपालिका। ये यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है। और ऐसी हानि, जितनी भी हानि होती है उस रूल रेगुलेशन के उपेक्षा की वजह से, जो सीएमओ ने जानबूझ के की है, उस रीति से वसूल किया जाएगा जिसे नगरपालिका बकाया वसूल की जाती है। सेम जैसे आम आदमी से कैसे बकाया वसूल होती है, वो उसमें आगे दिया हुआ है, आगे वाले धाराओं में किस तरीके से नगरपालिका एक आम आदमी से बकाया वसूल करती है, उसकी क्या प्रोसेस होती है वो आगे दी हुई है। सेम उसी प्रोसेस के माध्यम से सीएमओ से पैसा वसूल किया जाएगा नगरपालिका के द्वारा। उपधारा 2 जो अपन ने पढ़ी यहाँ वाली के अधीन रिपोर्ट किए गए। अब जैसे मान लो रिपोर्ट कर दी उच्चस्थ अधिकारी, उच्चस्थ अधिकारी कोई भी हो सकता है, उसको विसम्मति के टिप्पण, विसम्मति जिससे मतलब उस बात को नहीं माना गया था, के परीक्षण करने के पश्चात राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसा अंतरिम या अंतिम आदेश दे सकेगा। कौन दे सकेगा? जो उसके उच्चस्थ अधिकारी है, जिसको ये रिपोर्ट गई है कि यहाँ पर जो भी मैटर हो रहा था नगर पालिका में वो गलत हो रहा है। ठीक है ना? नगर पालिका में जो भी मैटर हो रहा है वो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो उसको राज्य सरकार क्या करेगी? वहां पर प्राधिकृत अधिकारी ऐसा अंतरिम या अंतिम आदेश दे सकेगा जो वो ठीक समझे हुए नगर पालिका पर आबद्धकारी होगा। कहने का मतलब है तो उच्चस्थ अधिकारी ने जो भी बोल दिया ना उसके अकॉर्डिंग ही फिर काम होगा वो, और वो नगर पालिका पर बाइंडिंग होगा। ठीक है ना भाई? इस तरह से आपको काम को करना था। परंतु यदि विसम्मति का टिप्पण प्राप्त होने की तारीख से 30 दिवस के कालावधि के भीतर भीतर ऐसा कोई अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है,
तो नगर पालिका कार्यवाही या संकल्प यथास्थिति आदेश पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगी मानो विसम्मति का टिप्पणी प्रस्तुति नहीं किया गया था। मतलब अगर मान लो उच्च अधिकारी को सूचना दे दी, उसके बाद अगर 30 दिवस तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये मान लिया जाएगा कि जो नगर पालिका ने काम किया था ना, वो एकदम एक्यूरेट था। कि ऐसा मान लो कि ऐसा कोई टिप्पणी भेजी ही नहीं गई थी, ऐसा मान लिया जाएगा। तो आपको ये दो, एक तो 30 दिवस वाली याद रखनी है, एक ये 7 दिन वाला याद रखना है। और अगर वो खुद उपेक्षा करता है तो वो खुद व्यक्तिगत रूप से वो दायी होगा उस चीज के लिए। और जितनी भी चीजें अगर राज्य सरकार उसको बोल दे, क्योंकि यहाँ पर हर चीज में राज्य सरकार है, वो माई बाप है, इसलिए वो उस पर हर चीज बाइंडिंग होगी नगर पालिका पर। 5वें में ये लिखा हुआ है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए समस्त संकल्पों, समस्त अनुज्ञप्तियों अनुज्ञाओं को इस अधिनियम के अधीन नगर पालिका समिति अध्यक्ष के आदेश द्वारा मंजूर किए जाए या दिए जाए, अपने हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी। सही बात है, क्योंकि भाई वो पूरी टेक्निकली रूल रेगुलेशन सारा देखने के बाद में ही वो सिग्नेचर करेगा। उस सिग्नेचर के बाद में ही वो चीज प्रमाणित मानी जाएगी। भाई राज्य सरकार की का एक प्रतिनिधि यहाँ पर बैठा है, जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, उसने वो आज्ञा दे दी है एक तरह से। मान लो कोई भी चीज में, मान लो कोई भी इसमें संकल्प, मान लो जो जितनी बातें यहाँ लिखी हुई है, कोई भी आज्ञा का मैटर हो गया है ना, और कोई भी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा या आदेश जब तक वैध नहीं होगा या विधि मान्य नहीं होगा, जब तक कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी या यथास्थिति ऐसे अन्य अधिकारी, हो सकता है किसी को एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा हो या कोई तहसीलदार को चार्ज दे रखा हो, तो कोई भी अन्य अधिकारी या उस टाइम पर जो भी मौजूद नगर पालिका में अधिकारी होगा, सर्वे सर्वा होगा, उसके बिना प्रमाण के, बिना प्रमाणित हुए कोई भी चीज वहां से नहीं जाएगी, है ना। इस प्रकार अधिप्रमाणित न कर दिया गया हो तब तक वो चीज वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक, ये 5वें में लिखा हुआ है। 6 में क्या लिखा हुआ है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ नगर पालिका की ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार उससे विनिर्दिष्ट प्रशासनिक अत्यावश्यकों में किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सौंपे जाए। मान लो कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती है नगर पालिका में कि भाई जैसे मान लो विशेष परिस्थिति की, मतलब कोई विशेष काम आ गया, तो तुरंत एक आदेश जारी करके वो उनसे काम करवा सकती है। उस पावर का राज्य सरकार वो पावर देगी उसको, और वो उसका यूज करेगा और वो काम करना स्टार्ट कर देगा। वो सामान्य आदेश भी हो सकता है, विशेष आदेश के माध्यम से भी वो, मतलब कोई भी जैसे इमरजेंसी आ गई को नगर पालिका में, कोई ऐसी चीज होगी, तो तुरंत राज्य सरकार उससे कुछ भी करवा सकती है। ऐसा इन्होंने क्लियर कर दिया पहले ही। 7वें में लिखा हुआ है नगर पालिका को संबोधित या उसके द्वारा तात्पर्य समस्त पत्राचार साधारणतः सीएमओ के नाम से भेजा जाएगा। कहने का मतलब है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में जो निविदा वगैरह आती है या कोई आम सूचना देनी होती है, या कोई भी सूचना उस नगर पालिका के नाम से जाएगी, उस कार्यालय के नाम से जाएगी, तो उसमें आपने देखा होगा राइट साइड में सिग्नेचर होते हैं। इधर जैसे इस साइड में अध्यक्ष का होता है, इधर सीएमओ का होता है, या कई बार केवल सीएमओ का ही होता है। तो ये बोल रहा है कि समस्त जितने भी पत्राचार होंगे उसमें साधारणतः वर्ड इसलिए यूज किया, कई बार हो सकता है सीएमओ का भी हो, कई बार हो सकता है अध्यक्ष का भी नाम आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, इसलिए इन्होंने साधारणतया मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से भेजा जाएगा, किंतु अध्यक्ष को भी भेजा जा सकेगा। और नगर पालिका की तरफ से जारी या किया गया समस्त पत्राचार साधारणतः सीएमओ अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा, और अध्यक्ष की मुहर और हस्ताक्षर से भी जारी किया जा सके। मतलब दोनों आए तो दोनों ऑप्शन सही है, एक आए तो एक भी सही, लेकिन केवल वर्ड आ जाए तो गलत है, क्योंकि केवल वो नहीं कर सकता, दोनों कर सकते हैं। 8 में क्या लिखा हुआ है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका या उसकी किसी भी समिति की कार्यवाहियों के कार्यवर्तों या अन्य दस्तावेज या वस्तु से ऐसा कोई भी उदाहरण प्रस्तुत करेगा जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी समय पर मांगे। मान लो उच्च अधिकारी कोई चीज भी मांग रहा है, भाई इस नगर पालिका से संबंधित भाई ये चीज हमें भेजो, तो वो सारा काम कौन करेगा, सीएमओ करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिकाओं के लेखाओं की संप्रेक्षा, मतलब ऑडिट के दौरान उसके ध्यान में लाएगी संप्रेक्षा रिपोर्ट में इंगित की गई किसी त्रुटि या अनियमितता को हटाने के लिए तुरंत कदम उठाएगा। अगर कोई भी लेखा पट्टी में या कोई भी ऑडिट में, अकाउंट होता है ऑडिट होता है, दो ही तो चीज होती है मोटे मोटी, उसमें अगर कोई भी त्रुटि आई है, कोई भी मिस्टेक आई है, तो वो काम किसका है, नगर पालिका अधिकारी होगा, क्योंकि वो ही उस कार्यालय का सर्वे सर्वा है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो गवर्नमेंट का कर्मचारी है। क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष सदस्य हो सकते हैं कि अनपढ़ भी हो, या कोई ऐसा हो सकता है कि उनके ध्यान में नहीं है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी होगी यहाँ पर। नगर पालिका के धन या संपत्ति के संबंध में कपट, गबन, चोरी या हानि के सभी मामलों की रिपोर्ट नगर पालिका को करेगा कि भाई, अब वो
अगर गलत हुआ है तो भी देनी पड़ेगी रिपोर्ट, सही है तो भी देनी पड़ेगी। दोनों मामलों में नगर पालिका द्वारा अधिपेक्षित कोई भी विवरणी, विवरण, लेखा या रिपोर्ट या अपने प्रभार में का कोई भी दस्तावेज या उसकी प्रति देगा, उनकी प्रति देगा, हर चीज की पूरी है ना, पूरा विवरण देना पड़ेगा उसको। उसकी बैठक में विचाराधीन किसी विषय के संबंध में स्पष्टीकरण देगा। कोई भी बैठक, मान लो साधारण बैठक होती है नगर पालिका में, उसमें कोई भी विचाराधीन विषय है तो उसके संबंध में पूरा स्पष्टीकरण देगा, भाई ये मैटर ऐसे ऐसे काम कर रहा है। किंतु उस पर मतदान नहीं करेगा। मतदान इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये निर्वाचित व्यक्ति नहीं है, ये गवर्नमेंट का कर्मचारी है। या उसमें कोई प्रस्तावना नहीं करेगा, मतलब खुद कोई संकल्प नहीं लेके आ जाएगा ऐसे, वो तो नहीं ला सकता, वो तो कोई निर्वाचित मेंबर ही ला सकता है। नगर पालिका की नीतियां, विनियमों और निर्देशों को, डायरेक्शन, यदि इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हो, को क्रियान्वित करेगा और नगर पालिका की सभी कार्यों और विकास योजनाओं के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करेगा। सेम उस टाइप की बात वापस बोल दी। ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के अधीन द्वारा उसे समुन्देशित किए जाए। मतलब जो राज्य सरकार डायरेक्शन देगी भाई ऐसे ऐसे काम करना है, या रूल रेगुलेशन ये बात कर रहा है, या विधि ये बात कर रही है, उपविधि ये बात कर रही है, नियम ये बात कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण का अधीन रहते हुए अपने अधीनस्थ नगर पालिकाओं के अधिकारियों और सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा। मतलब जितने भी उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो जेएन हो, आईएन हो, उसके अलावा चाहे ये सफाई इंस्पेक्टर हो, या कोई चिकित्सा वाला कोई हो, है ना, या टाउन प्लानर हो, जितने भी टेक्निकल अधिकारी होंगे वो सारे के सारे इसके अंडर कमान होंगे। जो ये अधिकारी होगा, जो राजस्थान म्युनिसिपल सर्विस का मतलब एक वो हो गया सर्विसर, उसके सारे नीचे काम करेंगे एक तरह से ये कर्मचारी, ये ऐसा बोलना चाह रहा है, उनके नियंत्रण में रहेंगे। ठीक है ना। उसके बाद है कार्यभार सौंपना। अब कार्यभार का मतलब ये है कि जब मान लो अध्यक्ष का अध्यक्ष को त्याग पत्र दे दे या न रहे, या कोई उसे पद से हटा दी, इसमें सारी कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये सबके लिए लिखी हुई है। जब कोई अध्यक्ष ऐसी कंडीशन में आ जाए, उपाध्यक्ष आ जाए या सदस्य आ जाए, या मान लो पूरी पूरी नगर पालिका ही विघटित हो गई, तब उस वहां पर सिस्टम कैसे काम करेगा, वो कार्यभार किसको दिया जाएगा फिर। मान लो कोई भी प्रकार का पद है, तीन ही टाइप के मोटे मोटे पद है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, या उनमें मनोनीत भी हो सकता है सदस्य, है ना। इन सारी कंडीशन के अंदर, या मान लो नगर पालिका पूरी विकटित हो जाए, चारों कंडीशन मान लो, उन चारों कंडीशन में अगर वो आदमी नहीं रहता है, और वो किन किन परिस्थितियों में नहीं रहेगा वो इसमें लिखा हुआ है। वो परिस्थितियों में नहीं रहने के बाद में वो कार्यभार किसको दिया जाएगा और कितने दिन तक दिया जाएगा, और वो सारी पावर मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सारी कंडीशन 50 में दे रखी है। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस धारा का सबसे ज्यादा यूज होता है, यहाँ वाली का, यहाँ पर जो आएगी ना, टाइम पीरियड आएगा वो, मतलब सबसे ज्यादा यूज होता है 39 नंबर की धारा के बाद में, ये वाली धारा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोई अध्यक्ष, अब देखो यहाँ पर सब में कंडीशन सेम दे रखी, या तो वो त्याग पत्र दे, मतलब खुद रिजाइन दे दे, या वो अध्यक्ष न रहे, या उसे अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाए, सरकार हटा दे, या वो अध्यक्ष का पद रिक्त कर दे, खुद कर दे अपनी इच्छा से, या उसे निलंबित कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, या सदस्य या अध्यक्ष के रूप में उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाए, मतलब निर्वाचन याचिका के बाद कोर्ट के द्वारा। ये सारी कंडीशन उन्होंने दे दी। कोई भी कंडीशन हो सकती है, वापस बोल रहा हूँ, त्याग पत्र न रहे, हटा दिया जाए, पदरिक्त कर दे, निलंबित कर दे, निर्वाचन शून्य कर दे, है ना, ऐसा कुछ भी हो जाए। सेम कंडीशन उपाध्यक्ष के लिए है, त्याग पत्र दे दे, उपाध्यक्ष न रहे, उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया जाए, या वह उपाध्यक्ष का पद रिक्त कर दे, उसे सस्पेंड कर दिया जाए, या सदस्य या उपाध्यक्ष के रूप में उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाए। सेम कंडीशन सदस्य के लिए, कोई सदस्य त्याग पत्र दे दे, या हटा दिया जाए, या उसे निलंबित कर दिया जाए, या उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाए। चौथी कंडीशन दी है कि पूरी की पूरी नगर पालिका ही विघटित कर दी गई। मान लो चुनाव हो गया, चुनाव के बाद में हो सकता है कि कोर्ट ने उस पर, भाई को यहाँ पे चुनाव है वो सही ढंग से नहीं हुई, तो इसको नगर पालिका में जितने लोग चुने हुए हैं, हम उसको सबको निष्क्रिय करते हैं, विघटित करते हैं, कि यहाँ पर है ना वो निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है। ऐसी कंडीशन हो सकती है। या हो सकता है कि 2/3 सदस्य वाला, जो मैंने बताया था आपको, कि 2/3 से अधिक सदस्य अगर निर्वाचन उनका शून्य घोषित कर दिया जाए, तो ऑटोमेटिक पूरी नगर पालिका विघटित हो जाती है। इन चारों कंडीशन में क्या होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको ऐसे पढ़ना, जब कभी ऐसा हो तो ऐसा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य या ऐसी नगर पालिका, चारों कंडीशन दे दी, का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यथास्थिति सदस्य या ऐसे पद से संबंधित समस्त कागज पत्र
और संपत्तियां सहित जो उसके या उसके वास्तविक कब्जे में अधिभोग में हो अपने पद का कार्यभार विहित रीति से निम्न को तुरंत सौंप देगा। जैसे ही ये सारी कंडीशन होगी जो इसमें लिखी हुई थी, इन कंडीशन में होते ही जो भी उसके पास सारा सिस्टम है जो यहाँ लिखा हुआ है, कागज पत्र संपत्तियां जो भी उस पद से रिलेटेड है, वो सारे के सारे सौंप देगा। किसको सौंपेगा? यहाँ अलग अलग लिखा हुआ है। जो इसका तय था, तो एक नंबर है वो तो कैसे मैच हो जाएगा, सेकंड है वो कैसे मैच हो जाएगा, थर्ड है वो कैसे मैच हो जाएगा। ऐसे कै वाला अध्यक्ष, ऐसे है ना, समझ गए होंगे। अब देखो, अध्यक्ष के मामले में उपाध्यक्ष को, अब जैसे मान लो सीट अध्यक्ष की रिक्त हो गई, अब इस कंडीशन में वो उपाध्यक्ष को पद देगा। लेकिन यहाँ पर एक क्लियर किए बात को, यदि कोई उपाध्यक्ष न हो, अब मान लो उपाध्यक्ष ही न हो, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, तो ऐसे सदस्य को जिसके लिए राज्य सरकार डायरेक्शन दे। एक बात और बता दूं, कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाए उसमें राज्य सरकार आ जाएगी, और जैसा राज्य सरकार बोलेगी वो सर्वे सर्वा होगा, फिर फाइनल डिसीजन होगा। अब यहाँ पर ऐसा बोल रहा है, मान लो अध्यक्ष है वो एससी का है, तो अगर उपाध्यक्ष जनरल का है तो ये कार्यभार इसको सौंपेगा क्या? नहीं सौंपेगा। ये ये सेम कैटेगरी का होना जरूरी है। अगर सेम कैटेगरी का नहीं हुआ ना, तो फिर सेम कैटेगरी का नहीं होगा ना, तो फिर किसको देगा? सदस्यों में देगा। जितने भी सदस्य हैं ना, उनमें एससी कैंडिडेट को चूज किया जाएगा, और उस एससी को लेकर जो राज्य सरकार डायरेक्शन में बोले, है ना, वो आगे आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, परंतु ऐसे किसी अध्यक्ष के पद का कार्यभार जो एससी एसटी पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्तियों या महिलाओं के लिए आरक्षित पद पर निर्वाचित हुआ था, यदि वह इस प्रवर्ग का है तो उपाध्यक्ष को, और यदि कोई ऐसा उपाध्यक्ष नहीं है, मान लो ये नहीं है इस कास्ट का, मान लो ये महिला है, सपोज करो ये महिला नहीं है, ये मैन, तो फिर उस कंडीशन में महिला को ही दिया जाएगा। उन सभी सदस्यों में से जो महिला होगी उसको दिया जाएगा। वो किस महिला को दिया जाएगा? वो राज्य सरकार बोलेगी उस महिला को दिया जाएगा। यदि कोई ऐसा उपाध्यक्ष नहीं हो तो राज्य सरकार के निर्देशों के डायरेक्शन के अनुसार उक्त जातियां जनजातियां या वर्गों के सदस्य यथास्थिति महिला सदस्य को यदि कोई हो, मान लो नहीं हो, ये भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई एससी का ही नहीं मिले, मान लो अध्यक्ष की पोस्ट एससी की थी और उनमें मान लो कोई एससी का है ही नहीं, फिर उसको दिया। ऐसी कंडीशन हो जाए ना, तब फिर वापस राज्य सरकार आ जाएगी। उस कंडीशन में भी लिखा हुआ है, जातियां जनजातियां वर्गों से संबंधित ऐसा कोई सदस्य या महिला सदस्य नहीं हो जिसे पूर्वोक्त अनुसार कार्यभार दिया जा सकता हो, तो कार्यभार किसी ऐसे अन्य सदस्य को जो पूर्वोक्त प्रवर्गों से संबंधित नहीं हो, ऐसी रीति से जो विहित की जाए सौंपा जाएगा। समझ में आ गया कि ये वाला? कोई डाउट नहीं है इसमें, अध्यक्ष वाले में? नहीं है। उपाध्यक्ष में देखो, उपाध्यक्ष की दशा में अध्यक्ष को, और यदि कोई अध्यक्ष न हो तो ऐसे सदस्य को जिसके लिए राज्य सरकार डायरेक्शन दे। सदस्य की दशा में अध्यक्ष को और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को। और ये दोनों ही नहीं है, मतलब वो तो सदस्य है नॉर्मल, तो वो खुद फिर कोई मैटर नहीं रहेगा फिर तो ना। विघटित या निष्क्रिय, अन्यथा निष्क्रिय हुई नगर पालिका की दशा में नवगठित नगर पालिका को यथास्थिति धारा 322 के अधीन नियुक्त अधिकारी को, फिर सीएमओ तुरंत आ जाएगा वहां पर। मान लो पूरी नगर पालिका को विघटित कर दिया या निष्क्रिय होगी, तब वहां पर कौन आ जाएगा? तुरंत मुख्य नगर पालिका अधिकारी आ जाएगा। परंतु सदस्य जिसे खंड क से क और ख के अधीन कार्यभार सौंपा गया है, खंड ख और क की बात कर रहा है, मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें तो कोई कार्यभार का कोई है नहीं ना भाई, सदस्य तो नॉर्मल चीज हो गई। खंड क और ख के अधीन कार्यभार सौंपा गया है 60 दिवस से अनधिक की कालावधि, या अध्यक्ष या यथास्थिति उपाध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने तक जो भी पहले हो कार्यभार धारण करेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया, अब उपाध्यक्ष को मिला है ना, तो वो केवल 60 दिवस तक ही कर सकता है उसको ग्रहण, उसके बाद नहीं कर सकता। लेकिन जैसे 60 दिन हो गए, 61वां दिन हो गया सपोज करो, अब क्या होगा? उससे वापस ऐसा एक राजपत्र में या साधारण आदेश में एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा सरकार को कि अगेन हम 60 दिन और बढ़ा रहे हैं इसके लिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि वो कई बार मतलब अगले 60 दिन के लिए भी काम करना स्टार्ट कर देता है, 60 दिन के बाद में भी अगले 60 दिन के लिए। वो तभी कर पाएगा जैसे ही 61वां दिन होगा या 59वां दिन होगा, वो क्या करेगा? फिर सरकार एक और आदेश निकालेगी कि अगेन हम इसको 2 महीने और बढ़ा रहे हैं। फिर 60 दिन हो गए, फिर भी वापस कर सकता है। वो कितनी बार कर सकती है राज्य सरकार ऐसे?
ये याद रखना पॉइंट। सर एक एक आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल में, समझ रहे हो? वो प्रैक्टिकल में कैसे होता है, वो ऐसे होता है, टाइम पीरियड 60 का ही लिखा है, लेकिन वापस आदेश जारी करना पड़ेगा अगले 60 दिन के। समझ गए होंगे अब, इसने पूछा था। ठीक। यदि कोई व्यक्ति, ये समझ में आ गया क्या? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? कि 50 की, सब क्लोज भी पूछ सकता है इसमें, 50 की धारा एक है का, फर्स्ट का, ऐसे करके। ठीक है ना? मतलब जो लास्ट वाली है इसका फर्स्ट का, है ना? तो 50 का फर्स्ट ऐसे पूछ लेगा। इसके तहत कितना दिन तक वो कार्यभार उसको सौंपा जा सकता है? 60 दिवस तक। अगर उसको वापस का आगे कंटिन्यू करना है तो वापस राज्य सरकार को साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से वो जारी करना पड़ेगा आदेश। ठीक। आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस। यदि कोई व्यक्ति उपधारा एक, जो ऊपर पढ़ी अपन ने, के अधीन अपेक्षित रूप से पद का कार्यभार सौंपने से विफल रहता है, या सौंपने से इनकार करता है, या सौंपने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो कार्यभार ग्रहण करने का हकदार व्यक्ति पद का कार्यभार ग्रहण कर लेगा, और तत्समात उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार ऐसे पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अगर वो विफल रहता है, इनकार कर देता है, उपलब्ध नहीं है, तो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि इसने ग्रहण कर लिया है, जैसा सरकार ने डायरेक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग। ठीक। ये ऐसा बोल रहे हैं। अब है यहां से कार्य संचालन और वार्ड समिति। ठीक है ना? स्टार्ट करें। अध्याय 2 अपने देख लिया कंप्लीट, धारा 2 से लेकर के, सॉरी 3 से लेकर के 50 तक। अब है 51 से लेकर 66 तक। ठीक। अब इसके साथ एक काम और करना है अपन को, एक नियम पढ़ना है, जो कार्य संचालन नियम दे रखा है वो भी पढ़ना है। कल से आप वो पढ़ के आओगे पहले, छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद में अपन इसको कंटिन्यू कर लेंगे, और है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अभी जितना होता है उतना मैं स्टार्ट करता हूँ ना। कार्य संचालन और वार्ड समिति। देखो, कार्य संचालन मतलब नगर पालिका कैसे काम करेगी वो इसमें दे रखा है, और वार्ड समिति के बारे में दे रखा है। वार्ड समिति क्या होती है, कैसे काम करेगी, कहाँ होगी वार्ड समिति, वो इसमें बता रखे हैं। पहले है 51 नंबर की धारा, नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध, कि नगर पालिका की बैठक कब होगी, कैसे होगी, वो सब लिखा हुआ है। होगी कैसे, वो सारे रूल रेगुलेशन में लिखा हुआ आता है। इस यहाँ की धारा का यूज लिया जाता है, और उस धारा का यूज लेकर के रूल बनाए जाते हैं। हमेशा एक्ट से ही नियम बनते हैं, उन नियमों के आधार पर वो रूल रेगुलेशन बनते हैं कि ऐसे ऐसे कार्रवाई होगी नगर पालिका। नगर पालिका की सामान्य साधारण बैठक 60 दिवसों के भीतर भीतर एक बार होगी, और उसे एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होगी, और बैठक के कार्य का संचालन ऐसी प्रक्रिया के अनुसार होगा किया जाएगा जो विहित की जाए। अब ये बार बार आता है ना, विहित की जाए। विहित वही है जो रूल रेगुलेशन में लिखा हुआ है। रूल रेगुलेशन में कहाँ लिखा हुआ है? जो आपके सिलेबस में भी है भाई, वहां पर पूरी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर एक फैक्ट है कि 60 दिवस वाला, और न्यूनतम 6 बैठक होगी साल में। समझ में आई गया? अध्यक्ष उस तारीख से जिसको नगर पालिका के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा उस संकल्प को विनिर्दिष्ट करते हुए जो प्रस्तावित किया जाएगा, हस्ताक्षरित अनुरोध प्राप्त होता है, तो अधिकतम 7 दिवस के भीतर की किसी तारीख को विशेष बैठक बुलाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई नगर पालिका 30 वार्ड की है, तो उसके एक तिहाई सदस्यों द्वारा, मतलब 1/3, यानी कि 10 सदस्य, 10 सदस्य हस्ताक्षर करके, मतलब सिग्नेचर करके ये देंगे कि मान लो ये प्रक्रिया 1 जनवरी को होती है, 1 जनवरी 2024 को ये प्रक्रिया होती है। ठीक। 1 जनवरी 2024 को अगर मान लो एक टीआई मेंबर ने, 10 सदस्यों ने ये लिख करके अध्यक्ष को भेजा कि हम मीटिंग करवाना चाह रहे हैं, तो अध्यक्ष को वो मीटिंग 7 दिवस के भीतर भीतर वो मीटिंग बुलाएगा। मतलब अधिकतम 7 दिवस, मतलब 7 जनवरी पहले पहले उसको मीटिंग बुलानी पड़ेगी। समझ गए क्या? इसमें वो हस्ताक्षर करके देंगे वो सारे सदस्य, ऐसे एक खाली कागज होगा उसमें भाई लिखित में भाई इतने मेंबर हो गए ऐसे। बाद में तीसरे में ये लिखा हुआ है, यदि अध्यक्ष उपधारा 2, जो अपन जस्ट ऊपर पढ़ी है, के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है। अब कौन विफल रहा? अध्यक्ष विफल रहा। उस कंडीशन में मुख्य नगरपालिका अधिकारी एंट्री करेगा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस तारीख से, कौन सी तारीख? वो 7 तारीख। भाई 7 के पास तो उसके उसके पास पावर थी, अध्यक्ष के पास। 7 दिवस के बाद
तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस तारीख से जिसको उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट समय समाप्त होता है, 7 तारीख को हुआ था, 7 दिन दो, 10 दिवस के भीतर भीतर ऐसी बैठक बुलाएगा। मतलब वो 17 जनवरी तक उसको बैठक बुलानी पड़ेगी। समझ गए बात को? ये काम कौन करेगा फिर? सीएमओ करेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा। जब भी कोई काम अगर निर्वाचित सदस्य या कोई चुने हुए मेंबर को अगर वो काम दिया जाता है, अगर वो काम नहीं कर पाता है या नगरपालिका नहीं कर पाती, तो तुरंत उसमें एंट्री गवर्नमेंट अधिकारी की हो जाएगी। चाहे वो विघटित हुई हो या कोई मीटिंग नहीं बुलाई हो, कुछ भी कोई कंडीशन आ गई ना, तुरंत उसमें कौन आ जाएगी? राज्य सरकार आ जाएगी, या राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला बंदा आ जाएगा। 52 नंबर में क्या लिखा हुआ है? वेस्ट मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सदस्य के राइट क्या है, क्या उसके पास विशेष अधिकार है, वो इसमें लिखा हुआ है 52 में। कोई भी सदस्य किसी नगरपालिका के कार्य के निष्पादन में की गई किसी उपेक्षा, मान लो कुछ भी उपेक्षा हो सकती है, नगरपालिका काम चल रहा है, कोई भी प्रकार के काम, है ना, नगरपालिका संपत्ति किसी बर्बादी या किसी परिक्षेत्र की नागरिक समस्याओं की ओर समुचित प्राधिकारी, समुचित प्राधिकारी का मतलब हो गया कि उस टाइम पे कौन है, उस टाइम प्राधिकारी मेन सर्वे सर्वा कौन है, अध्यक्ष है तो अध्यक्ष को बोलेगा, उपाध्यक्ष तो उपाध्यक्ष को बोलेगा, है ना, ऐसे का ध्यान आकर्षित कर सकेगा और ऐसे किसी सुधार का सुझाव भी दे सकेगा जिससे वो वांछनीय समझे। सु, सुधार का सुझाव दे सकता है कोई मेंबर जाकर के, जो भी चुने हुए मेंबर है उनमें से। यहाँ इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि भाई है ना मनोनीत है, कोई भी हो सकता है, सारे सदस्य जाकर के ये कर सकते हैं। ठीक। प्रत्येक सदस्य को विहित नियमों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष से प्रश्न पूछने और नगर पालिका के प्रशासन से सशक्त मामलों पर संकल्प प्रस्तावित करने का अधिकार होगा। संकल्प पारित करने का अधिकार नहीं होगा, प्रस्तावित करने का अधिकार होगा। जितने भी संकल्प, भाई ये मामला है, हम ये ऐसा करना चाह रहे हैं, क्या कर सकते हैं? क्या तो वो प्रस्तावित कर सकते हैं। पारित कराने का काम नगर पालिका करेगी, वहां वो सब मिल करके करेंगे। 3 में क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक सदस्य सारे मनोनीत और निर्वाचित को सीएमओ को सम्यक नोटिस देने के पश्चात, पहले नोटिस देगा, ऐसे नहीं करेगा, नगर पालिका कार्यालय में बिना किसी फीस के भुगतान किए नगर पालिका के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का उसको राइट होगा। कहने का मतलब है, पहले नोटिस देगा, भाई मैं आ रहा हूँ, या मैं आपके जो है ना कल ये काम करूंगा, कल आपके नगर पालिका कार्यालय में मैं सारे रिकॉर्ड वगैरह देखूंगा, आप मुझे दिखाओगे। लेकिन उससे पहले उसको नोटिस देना है, कि लिखा हुआ है सम्यक नोटिस देने के पश्चात ही वो काम ये कर सकता है, उसको राइट है, इंस्पेक्शन करने का राइट है इंडिविजुअल मेंबर को। 53 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष के विरुद्ध, अब यहाँ पर है ना संशोधन हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध, दोनों वर्ड यूज किए, तो आप यहाँ करेक्ट करके ऐसे कर लेना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, है ना। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। अब आपने जो बाफना वाली बुक है उसमें लिखा हुआ है वो पढ़ना। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव विहित रीति से किया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। ठीक। 2 में लिखा हुआ है, जो इसमें संशोधन हो गया है, ये काट देना, ठीक है ना। 2 में क्या लिखा हुआ है? इस धारा के अधीन प्रस्ताव का कोई भी नोटिस किसी अध्यक्ष या किसी उपाध्यक्ष के पद के ग्रहण करने के 2 वर्ष के भीतर भीतर, मतलब जैसे मान लो चुनाव हुआ है 2024 में जनवरी में, 1 जनवरी, तो इसके 2 साल तक, 25 और 26, 1 जनवरी 2026 तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव का मैटर नहीं लाया जा सकता उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ। ठीक। इस धारा के अधीन प्रस्ताव का कोई भी नोटिस किसी अध्यक्ष या किसी उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के 2 वर्ष के भीतर भीतर या किसी उपचुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में जब वह उसकी पदावधि की आदि कालावधि समाप्त न हो जाए तो नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर जैसे मान लो, एक कंडीशन तो ये लिखी है, दूसरी कंडीशन ये लिखी है, जैसे मान लो नगर पालिका चल रही थी, 1 जनवरी 2024 से नगर पालिका स्टार्ट हुई, 25 में जाकर के मान लो कोई मृत्यु हो गई किसी अध्यक्ष की, अब वहां पे उपचुनाव हुआ है, 1 जनवरी 2025 को उपचुनाव हुआ है। अब ये उपचुनाव से बना है, तो ये कह रहा है कि जैसे नगर पालिका कार्यकाल खत्म कब होता है? 24 से 29 तक चलने वाली थी, 5 साल गए तो होता है ना प्रथम बैठक से। तो ये कह रहा है कि जो ये बंदा है, इसके खिलाफ इसकी आधी अवधि, आधी कालावधि, आधी कालावधि कौन सी जितनी बची है उसकी आधी कालावधि तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई? आपके पास है तो सही ना ये वाला संशोधित? आवाज आ रही है क्या? यस सर है। बोलते क्यों नहीं?
ये बिल्कुल ही नहीं बोलते आप, एकदम इतना। मैं भेजूं क्या ग्रुप में? ग्रुप में भेजता हूँ। हम्म, किड़जे भेजा है मैंने ग्रुप पे, एक बार चेक कर लो आप। ठीक है ना? अब देखो, अब पढ़ना जो भी है ना, ग्रुप में भेजा है मैंने। इस धारा के अधीन प्रस्ताव का कोई भी नोटिस किसी अध्यक्ष या किसी उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के 2 वर्ष के भीतर भीतर या किसी उपचुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में जब तक उसकी पदावधि की आदि कालावधि समाप्त न हो जाए, नहीं दिया जाएगा। 3 में क्या लिखा हुआ है? यदि उपधारा 1 स्टार्टिंग वाली के अधीन कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाता है तो उसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने के लिए किसी पश्चावर्ती प्रस्ताव का कोई भी नोटिस उस बैठक जिसमें उस प्रस्ताव पर विचार किया गया था के पश्चात से 2 वर्ष की समाप्ति तक नहीं लिया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार ले आए तो फिर 2 साल नहीं ला सकते। मान लो आज प्रस्ताव लेकर के आई अध्यक्ष के खिलाफ, अगर मान लो वो पारित नहीं हुआ, वो अध्यक्ष के पक्ष में चला गया, विश्वास में हो गया काम, तो फिर उसके अगले 2 साल तक फिर नहीं ला सकते। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई ना? और ये प्रक्रिया कैसे होगी, वो इसके जस्ट नीचे लिखी हुई है, अधिसूचना में लिखी हुई है। स्वशासन विभाग है लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार का स्वशासन विभाग है, जो पूरी नगर पालिकाओं को क्या है, सर्वे सर्वा है ये विभाग। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? ये सर्कुलर है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 53 एवं सहपठित धारा 337 दोनों की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एदत निर्देशित करती है कि राजस्थान नगर पालिका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नियम 2017। अब ये वो कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगी, मोटा मोटी वो प्रक्रिया सारी रूल में बता रखी है। और उस रूल में 2 धाराओं का पावर का यूज किया है, धारा 337 और धारा 53 का यूज किया है, जो नियम 2017 में लिखा हुआ है, ये मैं कल अपलोड कर दूंगा। के तहत जिला कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव, अब क्या होगा, जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव होता है ना, तब वहां का जो जिला कलेक्टर होता है ना, उसको जाकर के ये बात बतानी पड़ेगी। ये यहाँ लिखा हुआ है, देखो ऐसे, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में लिखित नोटिस द्वारा, लिखित नोटिस है, मौखिक भी नहीं होगा, लिखित नोटिस द्वारा प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि पूर्ण होने से पूर्व इस संबंधित नगर पालिका की बैठक आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा। और उस बैठक में ये पूरी चर्चा होगी, भाई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, फिर वो लाया जाएगा इस तरह से। उसमें कलेक्टर बीच में बैठा रहेगा जब वो चलेगी ना मीटिंग, ऐसे। समझ गए? ये बात बोल रहे हैं। अब इसमें क्या रूल रेगुलेशन लगेगा, वो सब नियम 2017 में लिखा हुआ है, जो मैं अपलोड कर दूँ। ठीक। आगे लिखा हुआ है वार्ड समिति का गठन। वार्ड समिति क्या होता है? अब देखो, समिति है ना, मोटा मोटी 3 टाइप की समिति होती है, ऐसे समझ लो आप। पहली समिति होगी कार्यपालक समिति, सबसे अच्छी समिति होती है, बड़ी समिति होती है। मैं टाइप वैसे बता रहा हूँ आपको। एक होती है वार्ड समिति, फिर एक होती है नॉर्मल समिति। अब जैसे ये जो कार्यपालक है, ये जो कार्यपालक समिति है, कार्यपालक समिति है, वो सबसे बड़ी समिति है। उसके अलावा वार्ड समिति जो होती है, वो एक पर्टिकुलर एक वार्ड के लिए बनती है, या 2 या 3 या एक से अधिक वार्ड मिलकर के भी उसको बना सकते हैं। सपोज करो, ऐसा काम कहाँ होता है, बड़ी नगर पालिकाओं में होता है, छोटे में कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे सपोज करो जयपुर है, यहाँ पर मान लो 100 वार्ड की नगर पालिका है, नगर निगम है। ठीक। अब यहाँ पर वार्ड नंबर जैसे मान लो 51 और 52 ने सोचा कि अपन मिलकर के एक समिति बनाते हैं। इनके द्वारा जो बनाएगी समिति होगी ना, वो है ये वार्ड समिति, जो अपन यहाँ पढ़ेंगे धारा 54 में। इससे कंफ्यूज मत हो जाना बाकी समितियों से। ये 2 वार्डों ने मिलकर अपने अपने लेवल पर बनाई है, अपने
अब इसमें ना 53 का कोई लेना देना नहीं है, ना 50 वाले का वार्ड का कोई लेना देना है, 51 और 52 वाले ने मिलकर के ये बनाई है। और हो सकता है दूसरी कंडीशन कि 50 से लेकर के 60 जितने भी वार्ड हैं वो मिलकर के बना सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि नगर पालिका, मान लो जैसे ऐसा हो गया कि ये नगर पालिका है, इधर वाला कोई इलाका है जो मतलब जहाँ सफाई सही ढंग से नहीं होती, तो हो सकता है इधर इधर जितने भी वार्ड थे ना उन सब ने मिलकर के एक वार्ड समिति बना ली, 50 से लेकर 60 में। या हो सकता है कि एक पर्टिकुलर वार्ड, 50 नंबर का वार्ड है, उसी ने बना ली, एक भी बना सकता है अकेला अपने। वो वाली जो समिति होगी ना वो है ये वार्ड समिति। ठीक, समझ गए ना ये वाली बात आप? और ये काम होता है, काम ये होता है बड़ी नगर पालिकाओं में, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा हो। छोटी नगर पालिकाओं में ये काम कर सकती है, लेकिन उसका बनाने का कोई औचित्य नहीं है, वो काम तो वही कर देगी जो बाकी समिति है, फिर वो क्या करेगी। इसलिए यहाँ पर इन्होंने एक लाइन मेंशन की है, 3 लाख या अधिक, मिनिमम 3 लाख, 3 लाख या अधिक, है ना, 3 लाख या अधिक की जनसंख्या वाली नगर पालिका के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड समितियां गठित की जाएगी, जिसमें एक या अधिक वार्ड होंगे, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी वार्ड हो सकते हैं, वो मिलकर के एक समिति बनाएंगे। समझ गए क्या ये बात? हाँ सर। पहली बात क्या लिखी हुई है ये इसमें कि प्रत्येक वार्ड समिति में निम्नलिखित होंगे। अब कौन कौन होंगे उस वार्ड समिति में? ये होंगे कै और खे। कै में क्या लिखा है, वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर पालिका के सदस्य। अब वहां पर जैसे मान लो वार्ड नंबर 50 और 51 ने मिलकर बनाई है, तो उन दोनों के पार्षद, अगर 50 अकेले ने मिलकर बनाई है तो केवल अकेला पार्षद। 50 से लेकर 60 तक है तो ये 10 मेंबर सारे। पहली बात कै में। खे में क्या लिखा है, 5 से अनधिक, मतलब 5 से ज्यादा नहीं होंगे ऐसे, 5 भी हो सकता है लेकिन 5 से ज्यादा नहीं होंगे। ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिनकी एज 25 वर्ष की आयु से कम की ना हो, मतलब 25 से ज्यादा होनी चाहिए। फिर वो कितना बड़ा हो सकता है, 60 70 80 साल का भी हो सकता है, लेकिन 24 साल का नहीं चलेगा यहाँ पे। जो नगर पालिका के प्रशासन में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हुए नगर पालिका द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, नगर पालिका द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यहाँ पर इस वर्ड का ध्यान रखना, यहाँ पर राज्य सरकार वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि वार्ड समिति छोटा मैटर है ये, नगर पालिका के अंदर का मैटर है। वहां पर राज्य सरकार वर्ड यूज किया हुआ, कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज से। यहाँ नगर पालिका करेगी मनोनीत। ये जैसे कौन होते हैं, जैसे मान लो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जो शाम को बैठते हैं पार्कों में, तो उनका क्या नाम लिख देते हैं, भाई चलो आपका नाम लिख देते हैं 5 का, ऐसे इस टाइप का कॉन्सेप्ट है ये। परंतु कोई व्यक्ति मनोनीत किए जाने के लिए, वार्ड समिति के सदस्य होने के लिए डिस्क्वालीफाई होगा यदि वो इस अधिनियम या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के उपबंध के अधीन सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने सदस्य होने के लिए डिस्क्वालीफाई हो। ये कह रहा है कि सारे रूल रेगुलेशन वही लगेंगे, केवल एज वाला फैक्टर छोड़ देना आप बस। बाकी सारे वो ऐसा होना चाहिए, उसमें क्वालिटी, सारी क्वालिटी होनी चाहिए। सारी क्वालिटी वही मतलब जो अपन पढ़ते हैं भाई, जो अपन ने पढ़ा बोले 24 में 35 में जो भी। जहां किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड है, अब मान लो हो सकता है एक ही वार्ड हो, जो मैंने बताया ना आपको, सारी हो सकती है, एक वाला भी हो सकता है, 2 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है। नगर पालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य यानी पार्षद उस समिति का अध्यक्ष होगा, ऑटोमेटिक वो अध्यक्ष हो जाएगा अगर एक ही है तो। अगर मान लो 2 हो गए, 3 हो गए, तो इन तीनों का जो पार्षद है उनमें से एक को चुना जाएगा, वो चुना जाएगा। देखना है ना, वर्ड यूज याद रखना है ना, ठीक है ना। एक मिनट रुको। हाँ, यहाँ पर एक वर्ड याद रखना, निर्वाचन वर्ड यूज किया जाएगा, देखो ना, मतलब इस चीज का ध्यान रखना आप, यहाँ पर नहीं आगे आएगा वो। वार्ड समिति उपधारा 1 जो स्टार्टिंग में बताई मैंने, के अधीन उसके गठन के पश्चात उसकी प्रथम बैठक में और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में उसी माह में उसकी प्रथम बैठक में जहाँ वार्ड समिति के 2 या अधिक वार्ड हों, उस समिति के अध्यक्ष के रूप में नगर पालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक का निर्वाचन करेगी। निर्वाचन वर्ड है, नियुक्त वर्ड नहीं है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ निर्वाचन कहने का मतलब है, ये ऐसे कहना चाह रहा है, 51 नंबर का वार्ड, 52 53 54 4 पार्षद हो गए, तो चारों में से एक को चूज किया जाएगा, उसके लिए चुनाव होगा। वो कैसे होगा, जैसा वो नगर पालिका चाहती है वैसे होगा। राज्य सरकार मत करना यहाँ पर, राज्य सरकार कहीं पर भी वर्ड यूज नहीं है धारा 54 में। ठीक। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट बोली है, प्रथम बैठक से कहने का मतलब है, अगर 1 जनवरी 2024 को अगर उसके गठन के पश्चात उसकी प्रथम बैठक में और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में, मतलब 1 जनवरी 2024 को अगर होगी गठन, उसी माह के अगले साल 1 जनवरी 2025 को, हर साल मतलब वो
पुनर्गठित होती जाएगी प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में, उसी माह में, सेम उसकी प्रथम बैठक में, जहां वार्ड समिति दो या अधिक वार्ड हो वहां, मतलब वो हर बार चुने जाएंगे नए सिरे से। समझ गए क्या बात को, ये वाली। अब ख में क्या लिखा हुआ है, अध्यक्ष उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होने तक पद धारण करेगा और पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा। मतलब 2024 में अगर वो अध्यक्ष है उस वार्ड समिति का, तो अगली बार भी बन सकता है, 25 में भी, 26 में भी बन सकता है। लेकिन ये 24 वाला जब तक पद, वो सेम लोकसभा अध्यक्ष वाली सिचुएशन है, लोकसभा अध्यक्ष जब तक पद नहीं छोड़ता तब तक अगला नहीं आ जाए, वैसी स्थिति यहाँ पर हो रही है। 5वें में क्या लिखा, अध्यक्ष जैसे ही वह सदस्य न रहे अपना पद रिक्त कर देगा। सही बात है भाई, वो अध्यक्ष मतलब सदस्य ही नहीं रहा, मान लो 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया नगर पालिका, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अध्यक्ष अपना पद रिक्त कर देगा। वार्ड समिति का अध्यक्ष बोल रहे हैं, अध्यक्ष का पद उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व रिक्त होने की दशा में वार्ड समिति रिक्त होने के पश्चात सुविधा अनुसार यथाशीघ्र उपधारा 4 4 बताई मैंने, निर्वाचन करके नए अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। परंतु इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष उस पद को केवल तब तक धारित करेगा जब तक कि वह व्यक्ति जिसके स्थान पर वो निर्वाचित हुआ है, यदि ऐसी, मान लो ऐसी कंडीशन होगी, मतलब वो वहां पे वो नहीं रहा, तो अगली बार जब चुनाव होगा ना, तो उसके लिए उतना ही टाइम बचेगा जो बाकी समय बचता है, जो मैं हर बार बताता हूँ आपको। समझ गए ना बात को, 1 साल है तो फिर 1 साल के लिए वापस फिर अगले साल ही चुनाव होगा, ऐसे 5 बार चुनाव होगा एक तरह से। साथ में क्या लिखा हुआ है, वार्ड समिति की अवधि नगर पालिका की अवधि की सह विस्तारित होगी। सही बात है, वो 5 साल के लिए, तो वो भी 5 साल तक ही चलेगी, फिर ऑटोमेटिक नहीं आ जाएगा सिस्टम। नगर पालिका आदेश द्वारा, राज्य सरकार ने नगर पालिका आदेश द्वारा वार्ड समिति के कार्यों और कर्तव्यों, ऐसी समिति के प्रादेशिक क्षेत्रों, उसके कारोबार के समव्यवहार के लिए ऐसी समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित करेगी। सही बात है, वो जो भी नगर पालिका डायरेक्शन देगी वो काम वार्ड समिति उस फलानी वार्ड के लिए करेगी। 9वें में लिखा, वार्ड समिति के अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों की गणपूर्ति होगी। मतलब कहने का मतलब है 1+2 कर लो इसको, काट के नहीं, मतलब ये से ऐसे बोल रहा हूँ समझने के लिए। एक अध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष सहित यानी कि 2 मेंबर हो गए। वार्ड समिति उसके कारोबार की संविधान प्रक्रिया में ऐसे नियमों का पालन करेगी जो नगर पालिका द्वारा बनाए जाए। नगर पालिका नियम बना के देगी वार्ड समिति के, न कि राज्य सरकार। और दूसरी बात याद रखना, उसमें जब मीटिंग होगी उनकी, तो 3 आदमी तो चाहिए कम से कम, 2 तो सुनने वाले चाहिए ना, एक तो बोलेगा। तो ऐसे करके ये बोला इन्होंने। तो अब यहाँ फैक्ट क्या है जो आपको याद रखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो देखो ये पूछ सकता है, इसको उलझा के पूछ सकता है, अध्यक्ष से 3 सदस्य है ना, सदस्य अध्यक्ष रहित कुछ करके ऐसे पूछ लेगा, गणपूर्ति पूछ लेगा आपको। एक क्वेश्चन, वार्ड समिति जिक्र करेगा वर्ड का, समिति से कंफ्यूज मत हो जाना, केवल समिति लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो 55 नंबर की धारा का बात कर रहा है। वार्ड समिति जिक्र करेगा तभी 54 में आना है, वरना 54 में मत आ जाना, 55 में चले जाना तुरंत। और कार्यपालक समिति वर्ड करेगा तो वो यूज करेगा कार्यपालक समिति। तीनों समिति बता दी मैंने अलग अलग। ठीक, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ पूछेगा कि राज्य सरकार के आदेश द्वारा, गलत, नगर पालिका के आदेश के द्वारा। उसके साथ साथ चलेगी, हाँ साथ साथ चलेगी। जब कोई रिक्ति होगी तो सेम रिक्ति जब वो बनाए तो उतने समय के लिए बनेगा जैसे मान लो रिक्ति हुई ही नहीं हो, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और अगर कोई रिक्ति होगी तो वो यथाशीघ्र उसके लिए चुनाव किया जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया में निर्वाचन वर्ड यूज है, याद रखें। अध्यक्ष की जैसे ही वो सदस्य नहीं रहे तो अपना पद रिक्त कर देगा, क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है ना। और उत्तराधिकारी तब तक नहीं आ जाएगा तब तक वो पद धारण करेगा। और ये मैंने बताई दिया आपको, है ना, एक उसी माह में ये मीटिंग होगी। और एक भी वार्ड हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं। और 3 लाख या 3 लाख से अधिक होगी। और 25 वर्ष वाले ध्यान रखना, और सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे जो और लोग करते हैं। ठीक, ये होगी धारा 54। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। 55 पढ़ने हैं या रहने दें, तब बहुत है। वो तो वो तो कल कर लो सर कुछ। ठीक ठीक। ठीक है ना, समझ में आ गया कि आपको? हाँ जी सर। सर। और कोई डाउट? अब आपको क्या करना है कि 50 धारा तक क्वेश्चन जिसने नहीं बनाए वो बना लेना, मैं भी बनाता हूँ मेरी तरफ से आज। और बाकी धाराओं पर से अपन जैसे ये 66 तक कंप्लीट हो जाएगा, कल कंप्लीट हो जाएगा 66। ठीक,
फिर 51 से लेकर 66 तक अपन क्वेश्चन बनाएंगे डिवाइड करके, ठीक है ना। अब क्या करना है, कल आपको नियम पढ़ के आना है। कौन सा नियम पढ़ के आना है? कार्य संचालन। कार्य संचालन। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 पढ़ के आना है, ठीक है ना, पूरा। उसके साथ में 66 धारा कंप्लीट हो जाएगी ना, एकदम ओके। उसके बाद में फिर अगले चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। मैं उसकी पीडीएफ भेज दूंगा नियम की। और कोई बात, कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी, है ना। 54 नंबर की धारा तक, 1 से 54। ठीक है फिर, है ना। धन्यवाद।